कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस में बातचीत कर रहे थे, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेज के बारे में। ठीक है, देखिए, हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में तथा हुम का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि हु का यूज सब्जेक्ट के लिए, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए, ह्यूमन बींग्स लिविंग के लिए होता है, और विच का यूज नॉन लिविंग्स या एनिमल्स के लिए यूज होता है। एक बात बताऊं मैं आपको, पेट एनिमल्स के लिए हम, देखिए, एनिमल्स के लिए ही सी का यूज होता है, एनिमल्स के लिए इट का यूज करते हैं हम। लेकिन अगर हमारा एनिमल पेट एनिमल हो तो पेट एनिमल्स के लिए कुछ लोग ही या सी का यूज करते हैं। जब पेट एनिमल्स के लिए ही और सी का यूज हो सकता है, तो जब रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा हमको, तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम तथा हुज इसका यूज भी कर सकते हैं। सामान्यतया हु, हुम तथा हुज का यूज होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है, और विच का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ठीक, अब क्योंकि पेट एनिमल्स के लिए लोग ही या सी का यूज कर लेते हैं, इसलिए अगर हमको कभी पेट एनिमल्स के रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ जाए तो हम हु, हुम, हुज का यूज कर सकते हैं। अच्छा, हुज तो एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो पोजेशन शो करता है। हु नॉमिनेटिव केस, हुम ऑब्जेक्टिव केस, हुज हमारा पजेसिव केस। ठीक, विच नॉमिनेटिव केस, विच ऑब्जेक्टिव केस, ऑफ विच पजेसिव केस। अच्छा, विच का पजेसिव केस हुज भी होता है। इसलिए हुज एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो लिविंग के लिए भी आ सकता है, नॉन लिविंग के लिए भी आ सकता है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी आ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इसी को हम आज आगे देखते हैं, कहाँ किन परिस्थितियों में कैसे यूज किया जाता है। देखिए, लिखा है हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में तथा हुम का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। ठीक, जैसे देखिए लिखा है द टीचर हु टीचेज यू इज माई फ्रेंड। अब इसमें आप देखिए, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या लिखूंगा, द टीचर इज माई फ्रेंड। ठीक, एक क्लास, अगली क्लास जो आएगी हमारा द टीचर टीचेज यू। दो क्लास हो गई। अब देखिए, डिमांड किसकी है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की डिमांड तो आपने क्या लगा दिया, हु लगा दिया। अभी यहीं पे ऑब्जेक्ट की डिमांड होती तब क्या लगा देते, हुम लगा देते। ठीक, और एक तरीका मैंने आपको बताया था कि आप सेंटेंस में देख लीजिएगा सभी फाइनाइट वर्ब्स का सब्जेक्ट मौजूद है तो हुम लगा दीजिए, और किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट ना हो तो आप हु लगा दीजिए। अब आप देखिए, इज का सब्जेक्ट है टीचर, और इस टीचर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब हमको सब्जेक्ट की जरूरत है, तो क्या लगा दिया हमने, हु लगा दिया। लेकिन फिर भी हमको तोड़ना आना चाहिए, सेंटेंस को ब्रेक करना आना चाहिए। सेंटेंस ब्रेक करना हमको पता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब इसमें अगर मैं, हमेशा मैंने आपको बताया अंग्रेजी भाषा में कुल 5 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। अब इसमें अगर आप देखिए, द टीचर हु टीचेज यू, ये यहां तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रूप में आया हुआ है हमारा नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये जो लिखा है हु टीचेज यू, ये हमारी आई हुई है क्या, एडजेक्टिव क्लॉज। ये पूरा सब्जेक्ट है नाउन फ्रेज, इस नाउन फ्रेज के अंदर आई हुई है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक, ये हमारी लिंकिंग वर्ब और माय फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो बता रहा है इसी नाउन फ्रेज के बारे में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर देखिए लिखा है ही इज द टीचर whom we admire। अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो क्या ब्रेक करूंगा, मैं ब्रेक करूंगा ही इज द टीचर, एक क्लास। अगली क्लास हमारी हो जाएगी वी एडमायर द टीचर। यहां पे मैं हिम भी लिख सकता हूं। अब देखिए, एडमायर का ऑब्जेक्ट है क्या, द टीचर, तो रिपीट क्या हो रहा है, द टीचर। अब बताइए सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, तो हमने देखा क्या रिपीट हो रहा है, ऑब्जेक्ट, तो इस वजह से क्या लगा दिया आपने, हुम लगा दिया। ठीक, तो हो जाएगा ही इज द टीचर हुम वी एडमायर। ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, द टीचर हुम वी एडमायर, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस ही का। ठीक है, और ये नाउन फ्रेज है द टीचर हुम वी एडमायर। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये जो लिखा है हुम वी एडमायर, ये हमारी आई हुई है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक, अच्छा, हुम क्यों लगाया, क्योंकि एडमायर का ऑब्जेक्ट की डिमांड है तो क्या लगा दिया हमने, हुम लगा दिया।
सब्जेक्ट की डिमांड होगी तो क्या लगा देंगे आप, हु लगा देंगे। देखते हैं, देखिए लिखा है दिस इज द बॉय whom she loves। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या ब्रेक करूंगा, मैं लिखूंगा दिस इज द बॉय शी लव्स द बॉय। अब बताइए इस लव्स का ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय, तो इसका मतलब हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो क्या लगा दिया आपने, whom। इसका मतलब बड़ा सिंपल साहब, एक बात समझ लीजिए, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप हु लगाइएगा, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप whom लगाइएगा। ठीक, तो हो गया दिस इज द बॉय whom she loves। ये लिखा है जो द बॉय whom she loves, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है, इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है, द बॉय। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये जो लिखा है whom she loves, ये आई हुई है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक, देख लेते हैं, देखिए लिखा है आई टॉक टू द गर्ल, आई टॉक टू द गर्ल। ठीक है, हु हैज स्लैप्ड यू, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या ब्रेक करूंगा, मैं ब्रेक करूंगा आई टॉक टू द गर्ल एक क्लॉज, और फिर लिखूंगा द गर्ल हैज स्लैप्ड यू। क्या रिपीट हुआ, द गर्ल। अच्छा, इस हैज स्लैप्ड का सब्जेक्ट, तो इसमें क्या लगा दिया आपने, हु लगा दिया। तो कुल मिला के इतना हमको समझना है, सब्जेक्ट की डिमांड होगी तो हु लगाना है, ऑब्जेक्ट की डिमांड होगी तो whom लगाना है। ठीक, देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, पीपुल जनरली यूज ही एंड सी फॉर देयर कैट्स डॉग्स हॉर्सेज। कुल मिला के देखिए, पेट एनिमल्स कैन रिगार्डेड एज पर्सनल, यानी अभी बताया मैंने आपको, पेट एनिमल्स के लिए आप ही सी का यूज कर सकते हैं। अगर पेट एनिमल्स के लिए ही सी का यूज हो सकता है, तो फिर अगर रिलेटिव प्रोनाउन मुझको लगाना हो पेट एनिमल्स के लिए, तो मैं हु हुम हुज का यूज कर सकता हूं। अच्छा, हुज का यूज तो वैसे भी हो जाता है ना, हुज का यूज वैसे भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, समझ पा रहे होंगे। तो देखिए लिखा है पेट एनिमल्स रिगार्ड एज पर्सनल, फिर देखिए लिखा है हु हुम हुज का प्रयोग पालतू जानवरों के लिए भी किया जा सकता है। मैंने बताया आपको कि हु हुम हुज का यूज आप पेट एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, हुज का यूज तो नॉन लिविंग के लिए भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है ही नहीं। देखते हैं, देखिए करा यूज ऑफ हुज, हुज के यूज की बात कर रहा है हमसे। देखते हैं हुज का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए, और पजेसु केस के लिए क्या, हुज, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो पेट एनिमल्स हो, और चाहे थिंग्स के लिए भी यूज होता है। हुज क्या है ना, हुज जो है, हु का भी पजेसु केस होता है, हुज विच का भी पजेसु केस होता है, इसलिए हुज का यूज लिविंग नॉन लिविंग ह्यूमन बीइंग सबके लिए हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, आइए देखिए लिखा है हुज का प्रयोग हु के पजेसु रूप में होता है, इसका प्रयोग ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। ठीक, कभी कभी हुज का यूज एनिमल्स तथा लाइफलेस थिंग्स के लिए भी होता है। ये बात मैंने आपको बताई कि हुज का यूज लाइफलेस थिंग्स या एनिमल्स के लिए भी हो जाया करता है। देखिए लिखा है द बॉय हुज मदर इज एन एमएलए सिट्स बिसाइड मी। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो कैसे ब्रेक करूंगा, मैं लिखूंगा द बॉय सिट्स बिसाइड मी, द बॉय सिट्स बिसाइड मी। और ये जो बात लिखी है, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मैं लिख दूंगा द बॉयज मदर एंड एमएलए। तो बताइए पजेसु केस की आवश्यकता है हमको, तो पजेसु केस के लिए क्या लगाया आपने, हुज। सब्जेक्ट होगा तो हु, ऑब्जेक्ट होगा तो हुम, और पजेसु केस होगा तो हुज। अब इसको आप देखिए, तो द बॉय हुज मदर इज एन एमएलए, ये पूरा का पूरा यहां तक नाउन फ्रेज है, और इसी सिट्स का क्या है, सब्जेक्ट है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये जो लिखा है हुज मदर इज एन एमएलए, ये आई हुई है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर देखिए लिखा है अ ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसको अगर ब्रेक करूं तो क्या बोलूंगा, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक क्लॉज। फिर देखिए लिखा है द ट्रायंगल्स 3 साइड्स आर इक्वल। अब हमको पजेसु केस की जरूरत है, क्या लगा दिया आपने, हुज लगा दिया।
यानी कि पजेसु केस की आवश्यकता होगी तो आप हुज लगा देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि हुज का यूज एनिमल्स और लाइफलेस थिंग्स के लिए भी कभी कभी हो जाया करता है। अब इसमें अगर आप देखिए तो द ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल, ये यहाँ तक पूरा का पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है? नाउन। इस नाउन फ्रेज के अंदर आया हुआ है एडजेक्टिव क्लॉज, जो बता रहा है इस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, समझ पा रहे हैं? फिर देखिए लिखा है आई हैव अ डॉग हुज टेल इज कट शॉर्ट। अब देखिए आई हैव अ डॉग एक क्लॉज, अगली क्लॉज है द डॉग्स टेल इज कट शॉर्ट। तो द डॉग्स, अब बताइए पजेसु किस जरूरत है? क्या लगा दिया आपने? हुज लगा दी। ठीक, तो कुल मिला के हुज का यूज हम करते हैं पजेसु केस के लिए। ठीक, तो आई हैव अ डॉग हुज टेल इज कट शॉर्ट, तो ये जो लिखा है अ डॉग हुज टेल इज कट शॉर्ट, ये पूरा का पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये जो आई है हुज टेल इज कट शॉर्ट, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। ये डॉग, अ डॉग हुज टेल इज कट शॉर्ट, ये नाउन फ्रेज, इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आई हुई है क्या? एडजेक्टिव क्लॉज। समझ रहे होंगे बात? देखते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल कह रहा है, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हु और हुम। देखिए हु और हुम के कुछ और एग्जाम्पल हमको देखने हैं। देखिए मैंने आपको कल पूरा डिटेल समझाया था कि सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो आप हु लगाइएगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो आप हुम लगाइएगा। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक बात कही थी, हमको सेंटेंस को ब्रेक करना आना चाहिए। आइए देखते हैं। जैसे देखिए लिखा है द बॉय whom we thought was guilty proved to be innocent, ये सेंटेंस है। अब हमको ये चेक करना है यहाँ whom ठीक है या नहीं ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है हम सेंटेंस को ब्रेक करें। अगर मैं सेंटेंस को ब्रेक करने चलूंगा तो मैं कैसे इसको करूंगा? मैं लिखूंगा द बॉय प्रूव्ड टू बी इनोसेंट, ये हमारी एक क्लॉज। अगली क्लॉज हमारी हो जाएगी वी थॉट, तो लिख दे रहा हूं, हो जाएगा द बॉय proved to be innocent, एक क्लास। अगली क्लास हमारी हो जाएगी we thought। अब देखिए थॉट एक ट्रांसिटिव वर्ब है, इसको चाहिए इसका ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे we thought that the boy thought that the boy was guilty। अब देखिए अब आप इसमें वी सब्जेक्ट है, थॉट हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, और ये ट्रांसिटिव वर्ब अपना लेगी क्या? ऑब्जेक्ट लेगी। मैंने आपको बताया एक चीज समझिएगा, दैट एक ऐसा कंजंक्शन होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो प्राय करके क्या रहता है? अंडरस्टूड रहता है। ठीक, उसको नहीं भी लिखिए तो बात चलेगी। जैसे मैंने कहा द टीचर सेज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बात ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कह दूं द टीचर सेज द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बात भी सही है। इसका मतलब दैट एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो प्राय करके अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली वी थॉट, हम सोचते थे, क्या सोचते थे? दैट द बॉय वाज गिल्टी। अब ये जो लिखा है दैट द बॉय वाज गिल्टी, इस थॉट का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट रूप में आई हुई है नाउन क्लॉज। अब इस नाउन क्लॉज में रिपीट हो रहा है क्या? देखिए इस पूरे में देखिए तो रिपीट क्या हो रहा है? वर्ड बॉय। अब बताइए बॉय जहां रिपीट हो रहा है वहां सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? तो हमने देखा ये बॉय यहाँ वाज का क्या है? सब्जेक्ट है, इसलिए हम हु लगाएंगे। ठीक, तो यहां हुम ना लग के क्या होना चाहिए था? हु होना चाहिए था। समझ पा रहे होंगे आप? और एक बात देखिए, ये जो लिखा है ना दैट द बॉय वाज गिल्टी, ये पूरी नाउन क्लॉज इस थॉट का ऑब्जेक्ट है, पर इस नाउन क्लॉज जो ऑब्जेक्ट है इसमें जो हमारा बॉय है वो सब्जेक्ट है। तो हमको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है ऐसे नाउन या प्रोनाउन के लिए जो क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ हु की आवश्यकता है, यहाँ हुम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात को? अब एक तरीका और अगला तरीका मैंने आपको जो बताया था कि क्या कहते हैं, आप देख लीजिए कि क्या सभी फाइनाइट वर्ब्स का सब्जेक्ट मौजूद है?
सभी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट मौजूद होगा तो whom, और किसी एक फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं मौजूद होगा तो who। अब आइए देखिए, इस प्रूव्ड का सब्जेक्ट हो जाएगा बॉय, थर्ड का सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और इस वाच का सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो इसके बदले क्या लिख दीजिए आप। और एक बात आप जानते हैं, किसी सेंटेंस में जितना फाइनाइट वर्ब होता है उतनी ही उसमें क्लाजेज होती है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कितनी क्लाज हैं? 3 क्लाज। ठीक, अब ओवरऑल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है। ये लिखा है द बॉय, अच्छा हु आएगा, मैंने आपको अभी समझा दिया है। अब देखिए लिखा है द बॉय हु वी थॉट वाज गिल्टी। ये पूरा का पूरा ये हमारा नाउन फ्रेज है। हमारा क्या है? नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट है किसका? इस प्रूव्ड का। ठीक है, समझ रहे होंगे बात। और इसी में ये लिखा है हु वी थॉट वाज गिल्टी, ये हमारी एग्जेक्टिव क्लाज है, इस बॉय के बारे में बता रहा है। और एक बात, मजे की बात बताऊं मैं आपको, ये पूरी एग्जेक्टिव क्लाज है। हु वी थॉट वाज गिल्टी एग्जेक्टिव क्लाज है। और इसमें भी अगर आप देखिए, थॉट का ऑब्जेक्ट क्या है? थॉट का ऑब्जेक्ट है दैट द बॉय वाज टी वाई। ठीक, तो एक क्लास ये भी हो जाएगी हमारी। चलिए खैर, समझ गए होंगे आप। भाई थॉट क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट लेगा ना। ये लिखा है द गर्ल हु वी फियर्ड वी हैड इंजर्ड प्रूव टू बी अनहार्म्ड। अब इसको भी अगर मैं ब्रेक करूं तो ब्रेक क्या करूंगा? मैं लिखूंगा द गर्ल प्रूव टू बी अनहार्म्ड, एक क्लास। अगली क्लास हमारी हो जाएगी वी फियर्ड। अब फियर्ड एक ट्रांसिटिव वर्ब है, क्या लेगा? अपना ऑब्जेक्ट लेगा। अब यहां पे दैट क्या है? हमारा अंडरस्टूड है। तो वी फियर्ड दैट वी हैड इंजर्ड द गर्ल। अब आप देखिए, हमारी एक क्लास हो गई द गर्ल प्रूव टू बी अनहार्म्ड, एक क्लास। ठीक है, और फिर हमारा हो गया वी फियर्ड, हम डरे थे। किस बात से? हम डरे थे दैट वी हैड इंजर्ड द गर्ल, इसी बात से डरे थे आप। तो इस फियर्ड का ये पूरा का पूरा क्या है भाई? इस फियर्ड का ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आया है नाउन क्लाज। इस नाउन क्लाज में जो गर्ल है, इस इंजर्ड का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप बताइए रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ लगाते हैं? जो नाउन प्रोनाउन रिपीट होता है। यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है? द गर्ल। और गर्ल रिपीट हो रहा है तो वहाँ सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। इसलिए क्या लगाएंगे हम? यहाँ हु न लगा क्या लगा देंगे आप? हुम लगा देंगे। ठीक है, समझ पा गए होंगे। अब आप देखिए, इसको मैं ऐसे कहूंगा द गर्ल whom we feared we had injured। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या है? सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट रूप में क्या आया है भाई? सब्जेक्ट रूप में आया है नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर आई हुई है एग्जेक्टिव क्लाज। ठीक, तो समझ पा रहे होंगे। कुल मिला के एक बात आप समझ लीजिए कि आपको सेंटेंस ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक, अब अगर मैं वो वाला तरीका बताऊं कि अगर हर फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट मौजूद हो तो आप हुम लगा दीजिए, और किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट ना मौजूद हो तो आप हु लगा दीजिएगा, वो भी यहाँ काम करेगा। बट फिर मैं आपको यही कहूँगा बार बार, वी हैव टू नो हाउ टू ब्रेक। देखिए, अब देखिए, अब देखिए आप, प्रूव्ड है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा द गर्ल। इस फियर का सब्जेक्ट हो जाएगा क्या? वी। हैड इंजर्ड का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। इसका मतलब जितने भी फाइनाइट वर्ब हैं सभी का सब्जेक्ट मौजूद है, क्या लगा दीजिए आप। और किसी फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट ना होता तो आप क्या लगा देते? लेकिन फिर भी बात वही, आपको हमको ब्रेक करना आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, जितना भी प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही नाउन प्रोनाउन आता है। इसलिए अगर कभी किसी प्रीपोजिशन के बाद हमको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो जाएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। इसका मतलब हुम। ठीक है, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम। आइए देखिए, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के नाउन प्रोनाउन का यूज होता है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग होता है, हु का नहीं। बताया यही बात मैंने आपको। प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन लेगी, तो इसलिए हु नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप? हुम लगाएंगे। इसे देखिए लिखा है दिस इज द गर्ल अबाउट हुम वी वर टॉकिंग। ठीक, अब अबाउट क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आया? फिर
ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन आया, प्रोनाउन लगाना था तो हमने whom लगाया। अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो ब्रेक क्या करूंगा, देखिए अगर इसको ब्रेक करने चलूं तो मैं ब्रेक करूंगा दिस इज द गर्ल, एक क्लाज, अगली क्लाज हो जाएगी वी वर टॉकिंग अबाउट द गर्ल। अब बताइए ये जो गर्ल है ये रिपीट हो रहा है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो हमने क्या लगा दिया, लगा दिया, ठीक। विच का प्रयोग एनिमल्स तथा लाइफ लेस थिंग्स के लिए नॉमिनेटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस दोनों रूपों में होता है, ठीक है। अब हम विच का देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, विच का यूज कहां होता है, इसके लिए, एनिमल्स के लिए और लाइफलेस थिंग्स के लिए, चाहे नॉमिनेटिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो। विच का पजेसिव केस ऑफ विच होता है, विच का पजेसिव केस हुज भी होता है, ध्यान रखेंगे हम इस बात, ठीक है। देखिए विच के बदले हु हुम का यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं भाई। विच के बदले हु हुम क्यों लगेगा, हाँ दैट लग सकता है, हु के बदले हुम के बदले विच के बदले दैट आता है, मगर वो क्लास क्या होनी चाहिए, वो क्लास होनी चाहिए डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास, ठीक। देखिए विच का पजेसिव फॉर्म ऑफ विच या हुज होता है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। विच का पजेसिव फॉर्म चाहे आप विच लिखिए, चाहे सॉरी विच का पजेसिव फॉर्म या तो आप विच लिख सकते हैं हम, या तो हुज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी विच सब्जेक्ट भी विच, ऑब्जेक्ट भी हैं। अब देखिए लिखा है द डॉग विच बार्क्ड एट हर डिड नॉट बाइट हर। अब ये अलग बात है कि डॉग के लिए आप विच ही लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, पर फिर भी हमको सेंटेंस को ब्रेक करके ये बात पता होनी चाहिए कि हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या ब्रेक करूंगा, मैं लिखूंगा द डॉग डिड नॉट बाइट हर, एक क्लाज, अगली क्लाज हमारी हो जाएगी द डॉग बार्क्ड एट हर। बताइए सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, इस बार का सब्जेक्ट ना, यहाँ जो विच आया है किस तरह से आया है, सब्जेक्ट की तरह से आया है। अब एक बात और, अगर मैं पूरा ओवरऑल देखूं तो द डॉग विच बार्क्ड एट हर, ये पूरा इतना हमारा, ये हमारा नाउन फ्रेज है, हमारा क्या है, नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर जो लिखा है विच बार्क्ड एट हर, ये आई हुई है एडजेक्टिव क्लाज, एडजेक्टिव, ठीक है। और आई देख लिखा है शी वांट्स टू सेल द कार विच शी बॉट लास्ट मंथ। इसको मैं ब्रेक करूं तो क्या ब्रेक करूंगा, शी वांट्स टू सेल द कार, एक क्लाज, अगली क्लाज हो जाएगी शी बॉट द कार, शी बॉट द कार लास्ट मंथ। इसका मतलब ये जो कार इस बार आया है, इस बार का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ मतलब ये जो विच आया है सब्जेक्ट की तरह आया था, ये जो विच आया है ऑब्जेक्ट की तरह से आया है। ये अलग बात है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच लगता है सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी, फिर भी वो ब्रेक करना आना चाहिए, हमको पता होना चाहिए वो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है या ऑब्जेक्ट की तरह से। अगला देखिए लिखा है दिस इज द हाउस विच शी बॉट यस्टरडे। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या ब्रेक करूंगा, मैं लिखूंगा दिस इज द हाउस, एक क्लाज, शी बॉट द हाउस, शी बॉट द हाउस यस्टरडे, दो क्लाज हो गई। अब बताइए विच यहाँ सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, इस बॉट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ विच क्या है, ठीक है, समझ रहे होंगे। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उन चीजों के लिए आते हैं जो चीजें रिपीट हो रही हो, ठीक है, या किसी ऐसे नाउन प्रोनाउन के लिए जो रिपीट हो रहा हो। लेकिन एक बात समझिए, अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन को हमको किसी क्लाज के बदले लिखना हो, मान लीजिए कोई क्लाज आ जाए, क्लाज के बदले हमको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो, ध्यान रखिएगा अगर किसी क्लाज के बदले रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है तो वहां पे ना हु आएगा ना हुम आएगा, सिर्फ और सिर्फ विच आएगा। तो किसी क्लाज के बदले रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ विच का यूज करिएगा, आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि वहां हु या हुम का यूज, ठीक है। आइए देखिए क्या लिखा है, यदि किसी सेंटेंस में कोई क्लाज इंटरसिडेंट का कार्य करे तो ऐसी स्थिति में क्लाज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम या दैट का नहीं। देखिए विच के बदले दैट आता है, इसमें कोई दो राय नहीं,
लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन विच आया हुआ है किसके लिए, किसी क्लास के बदले, तो वहां आप दैट नहीं लगा सकते। वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, यानी किसी भी क्लास के बदले अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। वहां आप दैट लगा देंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा है, शी हैज पेड ऑफ हर डेट्स, हैज पेड ऑफ हर डेट्स विच इज अ क्लियर प्रूफ ऑफ हिज ऑनेस्टी। ऑफ हिज नहीं, ऑफ हर ऑनेस्टी। सी के लिए क्या, हर ना। देखिए, सी हैज पेड ऑफ हर डेट्स विच इज क्लियर प्रूफ ऑफ हर ऑनेस्टी। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये लिखा है ना विच, आया किसके लिए है, इस पूरी बात के बाद। सी हैज पेड ऑफ हर डेट्स, उसने अपने सारे ऋण अदा कर दिए हैं, विच इज क्लियर प्रूफ ऑफ हर ऑनेस्टी, और यही बात उसकी ईमानदारी का प्रूफ है। कौन सी बात, ये बात उसने अपने सारे डेट्स ऋण अदा कर दिए। तो किसी बात के लिए, ये क्लाज है, किसी क्लाज के बदले रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाइएगा आप, विच लगाइए। देखिए विच का मतलब क्या, सी हैज पेड ऑफ हर, विच का यहां किसके लिए आया है, इस पूरी क्लास के बदले आया है। ये जो लिखा है सी हैज पेड ऑफ हर डेट्स, इसी पूरी क्लास के बदले क्या यूज किया है हमने, विच। तो अगर हमको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो किसी क्लास के बदले, तो वहां पे क्या लगाएगा, ना हु लगाएगा, हुम लगेगा, ना दैट लगेगा, क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ विच लगेगा। देखिए फिर लिखा है, प्रीति हैज हेल्प्ड मी, प्रीति ने मेरी मदद की है, विच प्रूव्स दैट शी इज वेरी काइंड, और यही बात प्रूव करती है कि वो बहुत काइंड है। तो इसका मतलब ये विच किसके लिए आया है, इस बात के लिए, दैट प्रीति हैज हेल्प्ड मी, इसी बात के बदले क्या आया है, विच आया है। तो किसी बात के लिए अर्थात किसी क्लास के लिए क्या यूज करेंगे आप, रिलेटिव प्रोनाउन। विच का मतलब क्या, प्रीति हैज हेल्प्ड मी। ठीक है, समझ रहे होंगे बात। देखिए लिखा है पजेसिव फॉर्म ऑफ विच, विच का क्या, पजेसिव फॉर्म। अब देखिए विच का पजेसिव फॉर्म क्या होता है, विच का पजेसिव फॉर्म ऑफ विच होता है या तो हुज होता है। मैंने बताया आपको, पहले बताया ना इसी को। अब देखिए समझिए बात को, जैसे मैंने लिखा द रूम हुज या ऑफ विच वॉल्स आर पेंटेड लुक्स ब्यूटीफुल। अब मुझको देखना है यहाँ पे हुज या ऑफ विच, क्यों, क्योंकि ये पजेसिव केस है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या ब्रेक करूंगा, मैं ब्रेक करूंगा द रूम लुक्स ब्यूटीफुल। एक बात, अगली बात, पजेसिव केस मुझे दिखाना है तो मैं क्या लिखूंगा, रूम्स वॉल्स आर पेंटेड, रूम्स वॉल आर पेंटेड। अब पजेसिव केस है तो मैं क्या लिख दूंगा, हुज वॉल्स आर पेंटेड, या लिख दूंगा ऑफ विच वॉल्स आर पेंटेड। क्यों, क्योंकि विच का अच्छा रूम क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हम विच लगाते हैं, और विच का पजेसिव केस क्या होता है, ऑफ विच भी होता है और हुज भी होता है। हाँ बस एक बात थोड़ा समझनी पड़ेगी आपको, अगर मैं विच का पजेसिव केस हुज लगा दूं तब क्या परिस्थिति होगी, और विच का पजेसिव केस में ऑफ विच लगा दूं तब क्या परिस्थिति होगी, ये हमको अच्छे से समझना है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, अगर मैं ऑफ विच हटा दूं, मैं हुज लिखूं, मैं लिखूंगा द रूम हुज वॉल्स आर पेंटेड, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक इस लुक्स का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है, रूम, ये हो जाएगा सब्जेक्ट रूप में नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर जो लिखा है हुज वॉल्स आर पेंटेड, ये इतना, ये आई हुई है एडजेक्टिव क्लॉज, मतलब ये पूरा नाउन फ्रेज है यहां से यहां तक। इस नाउन फ्रेज के अंदर आई हुई है एडजेक्टिव क्लॉज, जो बता रही किसके बारे में, रूम के बारे में। समझ पा रहे होंगे। अब अगर मैं हुज न लिख के यहां पे आप विच कर दूं तब क्या परिस्थिति बनेगी, तब देखिएगा थोड़ा। अब मैं यहां पे हुज न लिखूं, मैं क्या लिख दूं, ऑफ विच लिख दूं, तो मैं लिखूंगा द अ रूम ऑफ विच वॉल्स आर पेंटेड, यहां से लेकर यहां तक, ये इतना, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। सब्जेक्ट किसका है, इस लुक्स का। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो हमेशा आते हैं किसी नाउन प्रोनाउन से पहले,
और जब कोई प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज, और वो प्रीपोजिशन फ्रेज काम करता है एडजेक्टिव का चाहे एडवर्ब का। ठीक है, अब ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये विच हमारा क्या है, प्रोनाउन है। इसका मतलब अच्छा चीज और एक बात और समझिएगा, ये जो लिखा है विच वॉल्स आर पेंटेड, ये पूरा का पूरा ये नाउन क्लास है। इसी नाउन क्लास से पहले ये आया है ऑफ विच, और जब नाउन से पहले प्रीपोजिशन आ गया तो उसने क्या बना दिया, प्रीपोजिशन फ्रेज। क्या बना दिया उसने, प्रीपोजिशन फ्रेज। ये बन गया प्रीपोजिशन फ्रेज यहां से यहां तक। किसके बारे में बता रहा है, रूम के बारे में। रूम हमारा क्या है, नाउन। नाउन के बारे में कौन बताते हैं, एडजेक्टिव। इसका मतलब ये प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का। और फिर अगर आप देखिए पूरा यहां से यहां तक, जो ये पूरा पूरा यहां तक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रूप में क्या है, नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये हमारी प्रीपोजिशन फ्रेज जो काम कर रही है एडजेक्टिव का। जब आप विच लगा रहे हैं तो प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है एडजेक्टिव का, जब आप हुज लगा रहे हैं तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज बनी हुई है जो एडजेक्टिव क्लॉज बता रही है रूम के बारे में। ये डिफरेंस है थोड़ा सा, इसमें समझ पाए होंगे मेरी बात को। फिर से एक बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। अगर मैं ऑफ विच हटा दूं, हुज लिख दूं, तो हो जाएगा द रूम हुज वॉल्स आर पेंटेड। ये नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट है, इसमें से हुज वॉल्स आर पेंटेड ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है, इस रूम के बारे में बता रही है। कंडीशन कब, जब हुज लिखेंगे आप, क्योंकि विच का पॉजिटिव केस तो हुज भी होता है और ऑफ विच भी होता है। अगर मैं ऑफ विच लिखूं तो क्या हो जाएगा, अ रूम ऑफ विच वॉल्स आर पेंटेड। ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आई हुई है प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रही है बता रही है इस रूम के बारे में। रूम हमारा नाउन है, नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव। इसका मतलब प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव की तरह से काम कर रही है, और हुज लिखेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज बना रही है। ठीक, आई फिर देखिए लिखा है द बुक ऑफ विच या हुज पेजेज आर टर्न इज माइंड। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या ब्रेक करूंगा, लिखूंगा द बुक इज माइंड, बुक इज माइंड। ये हमारी क्या, एक क्लास। अगली क्लास हो जाएगी द बुक्स पेजेज आर टर्न। अब बताइए पजेसु केस की जरूरत है मुझको, मैं क्या लिखूंगा, चाहे आप विच लिख दूं चाहे हुज लिख दूं, और बात फिर वहीं पे वही बात जो भी आपको समझाई थोड़ी देर पहले। देखिए अगर मैं हुज लिख दूं तो द बुक हुज पेजेज आर टर्न, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है इस इज का, और सब्जेक्ट रूप में आया है नाउन फ्रेज। मेन वर्ड इसमें क्या है, बुक। और ये जो लिखा है हुज पेजेज आर टर्न, ये एडजेक्टिव क्लॉज इसी के बारे में बता रहा है। जब हुज लिख रहा हूं तो ये परिस्थिति है। लेकिन अगर मैं विच लिख दूं, ऑफ विच लिख दूं, तब क्या परिस्थिति बनेगी, मैं लिख दूं ऑफ विच, तो मैं लिखूंगा द बुक ऑफ विच पेजेज आर टर्न। ये भी पूरा का पूरा यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या है, सब्जेक्ट ही है। उसमें भी ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन आया है किसके बदले, प्रीपोजिशन आया किसके साथ, नाउन के साथ। तो ये जो इतनी पूरी बात है, इसने बनाया प्रीपोजिशन फ्रेज, और ये प्रीपोजिशन फ्रेज किसके बारे में बता रही है, बुक के बारे में। नाउन, नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव। इसका मतलब जब आप विच लिख रहे हैं तो प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव के रूप में, जब हुज लिख रहे हैं तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज। समझ रहे होंगे मेरी बात को। बात आप जान लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, यदि विच से पहले कोई प्रीपोजिशन का प्रयुक्त हो, मैं समझा देता हूं, फिर जो लिखा है पढ़ दूंगा। देखिए क्या है, विच के बाद, विच से पहले कोई प्रीपोजिशन आए, विच से पहले कोई क्या आ जाए, प्रीपोजिशन, तो जाहिर सी बात है विच प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन आएगी, बनाएगी प्रीपोजिशन फ्रेज। अगर प्रीपोजिशन हो और उसके बाद क्या आ जाए, विच आ जाए, ठीक है, प्रीपोजिशन प्लस विच, और इससे टाइम का पता लगे, किसी प्लेस का पता लगे, या किसी रीजन का पता लगे, टाइम प्लेस या किसी रीजन का पता लगे, तो फिर प्रीपोजिशन प्लस विच के बदले अगर प्रीपोजिशन प्लस विच हो और उससे क्या पता लगे, किसी टाइम का पता लगे, किसी प्लेस का पता लगे,
या किसी रीजन का पता लगे तो फिर प्रीपोजिशन प्लस विच के बदले टाइम का पता लगेगा तो मैं व्हेन का यूज कर सकता हूँ, प्लेस का बोध हो रहा होगा तो आप वेयर का यूज कर सकते हैं, और रीजन का पता लग रहा होगा तो आप वाई का यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और ये जो मैंने बताया व्हेन, वेयर और वाई, ये रिलेटिव एडवर्ब्स की तरह यूज हो गए यहाँ पे। देखिए, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन, एडवर्ब प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव एडवर्ब। जा रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने कहा आई डोंट नो वेयर हैज गॉन, अब आप देखिए आई डोंट नो, जो लिखा है ना वेयर सी हैज गॉन, इसी नो का ऑब्जेक्ट है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है क्या, नाउन क्लॉज। अब इस नाउन क्लॉज में देखिए कि जो वेयर है ये बता रहा है इस गो के बारे में, गॉन के बारे में। गॉन हमारा वर्ब है, वर्ब के बारे में बताए तो एडवर्ब, और एक क्लॉज आई डोंट नो और एक क्लॉज सी हैज गॉन, दोनों को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन, एडवर्ब प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव एडवर्ब। ध्यान रखिएगा, ऑफ प्लस प्रीपोजिशन, सॉरी ऑफ प्लस विच, मतलब सॉरी प्रीपोजिशन प्लस विच, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ जाए विच, और इससे किसी टाइम का बोध होगा, इस पूरे के बदले आप लगा सकते हैं क्या, टाइम का बोध होगा तो व्हेन। प्रीपोजिशन प्लस विच, अगर इससे किसी प्लेस का बोध होगा तो आप रिलेटिव एडवर्ब वेयर। प्रीपोजिशन प्लस विच, अगर इससे कोई रीजन बताया जा रहा होगा तो फिर उसके बदले आप लगा सकते हैं रिलेटिव एडवर्ब वाई। आइए समझा देते। देखिए लिखा है, यदि विच के पहले कोई प्रीपोजिशन का प्रयुक्त हो तथा उससे किसी समय, स्थान या कारण का बोध हो तो हम प्रीपोजिशन प्लस विच के बदले आवश्यकता अनुसार रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर और वाई का यूज कर सकते हैं। व्हेन का यूज टाइम के लिए, वेयर का यूज प्लेस के लिए, वाई का यूज रीजन के लिए, कारण के लिए। देखिए ऐसे लिखा है, आई फॉरगेट द ईयर, मैं भूल गया हूं वो वर्ष, इन विच प्रीति वाज बॉर्न। अब बताइए इन विच, देखिए प्रीपोजिशन प्लस विच, अब बताइए किसका बोध करा रहा है, ये बोध करा रहा है किसका, टाइम का। तो आप इस इन विच के बदले व्हेन भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी बात को मैं लिख सकता हूं, आई फॉरगेट द ईयर व्हेन प्रीति वाज, इसी इन विच के बदले क्या लिख दिया मैंने, व्हेन। तो इसका तो ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन प्लस विच से अगर टाइम पता लगेगा तो व्हेन लगा सकते हैं एडवर्ब के रूप में, रिलेटिव एडवर्ब व्हेन का यूज कर सकते हैं। अगर प्रीपोजिशन प्लस विच, अगर इससे प्लेस की बात हो तो आप रिलेटिव एडवर्ब वेयर का यूज कर सकते हैं। प्रीपोजिशन प्लस विच, अगर इससे किसी रीजन की बात होगी तो फिर आप वाई का यूज कर सकते हैं। यानी कि टाइम के लिए व्हेन, प्लेस के लिए वेयर, रीजन के लिए। ऐसे देखिए लिखा है, आई रिमेंबर द डे ऑन विच आई अराइव्ड। अब बताइए क्या ये ऑन विच, बताइए प्रीपोजिशन प्लस विच है कि नहीं, और ये बोध करा रहा है किसी टाइम का, इसका मतलब क्या लगा सकता हूं मैं, व्हेन लगा सकता हूं। तो इसकी बात तो मैं लिख सकता हूं, आई रिमेंबर द डे व्हेन आई अराइव्ड। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एक जैसी बातें। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा रिलेटिव एडवर्ब की तरह है। फिर लिखा है, दिस इज द हाउस एट विच या इन विच आई स्टे। अब बताइए जहां मैं रुका था, तो रुके ना हमारा वर्ब है, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब। इसका मतलब ये जो एट विच है या इन विच है, ये प्लेस की बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है। जब प्लेस की बात कर रहा है तो प्रीपोजिशन प्लस विच, सॉरी हाँ प्रीपोजिशन प्लस विच, अगर ये प्लेस की बात करेंगे तो उसके बदले हम क्या लगा सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूं, दिस इज द हाउस वेयर आई स्टे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रीजन बताएगा क्या लिख देंगे आप, आई डोंट नो द रीजन, मुझे नहीं पता कारण, फॉर विच आई वॉज पनिश्ड। अब बताइए ये जो फॉर विच है किसके लिए आया है, रीजन के लिए आया है, नहीं पता वो कारण जिसके लिए उसको पनिशमेंट मिला था, ठीक है। तो इसी देखिए प्रीपोजिशन प्लस विच है, इससे कारण पता लग रहा है, अब मैं वाई लगा सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आई डोंट नो द रीजन वाई आई वॉज पनिश्ड। अब देखिए इसी प्रीपोजिशन प्लस विच के बदले क्या लग दिया आपने, वाई लिख दिया। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।